जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हमारी क्लास 10th की ज्योग्राफी चल रही थी। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है। और आप चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे कोर्स का कंप्लीट एक्सेस मिल जाए आपको बिना किसी रुकावट के, तो प्रोसेसर क्या है सामने आपको, प्रोसेसर ये रहा। सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करना है आपको। स्कैन करके सिर्फ इस पर 21 रुपये की पेमेंट करनी है, ओनली 21 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। 9278032677 इस नंबर के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो आपको इसी नंबर पे 9278032677 वाले नंबर पर आपको अपने पेमेंट हिस्ट्री भेजनी है, स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजते हो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है वो देख लीजिए। पीडीएफ मिलने वाले हैं आपको, नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। अब कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाएगी, मतलब कि हमसे पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इतना मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। माइंड मैप, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे चैप्टर रिवीजन के लिए आपको माइंड मैप कराया जाता है, जिससे क्या हो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे के सारे लेक्चर जो होने वाले हैं वो रिकॉर्डेड होने वाले हैं। आप कहीं भी बैठकर आराम से उनको सुन सकते हैं, कितनी बार, अनलिमिटेड टाइम्स। वन टाइम पेमेंट जो आपको 21 रुपये की पेमेंट करनी है, सिर्फ आपको एक बार करनी है। उसके बाद आपको किसी भी तरह की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता। पर्सनल गाइडेंस मेरी मिलेगी आपको साथ साथ, जिससे क्या हो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके साथ आपको कोर्स मिल जाएगा। अब मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है? ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर्स मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का। ठीक है। और आपके लिए एक और सूचना ये है कि जो भी आप पेमेंट फीस पे करते हैं उसका 5% आपका जाता है एनिमल वेलफेयर फंड में, मतलब कि जानवरों के उत्थान वाले फंड के अंदर। उसका 5% हम क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास टोटल फीस कलेक्ट होती है उसका हम एनिमल वेलफेयर में डाल देते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से आप एक नॉवल कोज, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी करते हैं। ठीक है। तो आपके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। सामने आपको दिख रहा होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वन और वन्य जीव संसाधन आज पढ़ेंगे अच्छी तरीके से क्या होता है। ठीक है। इस पर ये चैप्टर मैंने पहले भी कराया है। ठीक है। आज इसको रिवीजन के साथ चल लेंगे, जिससे क्या हो आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है। सामने आपको दिख रहा होगा अध्याय 2 वन्य और वन्य जीव संसाधन। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। भारत अपने भारत अपने फ्लोरा अपने फ्लोरा में अत्यंत समृद्ध है। फ्लोरा मतलब होता है फौना। फ्लोरा मतलब होता है पादपों की प्रजाति, पेड़ पौधों की प्रजाति है। अति समृद्ध है मतलब कि भारत में अलग अलग तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। अगर आपने देखा हो, और उनमें भी बहुत सारी वेराइटीज होती है। अगर देखो अंगूर की देख लेना, कोई कहीं काले अंगूर होते हैं, कहीं सफ़ेद अंगूर, सफ़ेद तो नहीं, हरे अंगूर होते हैं। ठीक है। उसी तरीके से संतरे देख लीजिए आप, कहीं बड़े संतरे होते हैं, कहीं बड़े छोटे संतरे होते हैं, है ना। तो हर पौधे की अलग अलग वैरायटी है। भारत में लगभग कितने पादप है? 47,000 पादप है। कितने हैं? 47,000 पादप, मतलब प्रजाति उनकी और उनकी प्रजातियां हैं। ठीक है। और लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां, मतलब कि फूलों की कितनी प्रजाति है? लगभग 15,000। ठीक है। भारत अपने प्राणी जात फोना, प्राणी जात मतलब कि जीव जंतु, जंतुओं की बात कर रहा हूँ, जीव जंतुओं की। अब उसमें भी समृद्ध है। ठीक है। यहाँ पर 81,000 से अधिक प्राणी प्रजाति पाई जाती है, मतलब कि बीज पाए जाते हैं, मतलब कि इनकी प्रजाति प्रजाति पाई जाती है। जैसे कि आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर आपने देखा हो, जो बंदूर है, भारत में जो कैट फैमिली है वो कितनी है, बहुत एक छोटी घरों में कैट अलग पाई जाती है। शेर, जंगलों की कैट तुम्हें पता ही है, टाइगर। ठीक है। फिर लायन हो गया, फिर पैंथर हो गया। ठीक है। फिर चीता हो गया। ठीक है। बाघ हो गया। शेर तो हो गया, बता ही दिया आपको। ये सारी की सारी क्या है, आपकी कैट की प्रजाति हैं, बिल्ली की प्रजातियाँ ही हैं। ठीक है। उसी तरीके से आप कुत्तों को देख लीजिए, लोमड़ी अलग होती है, और जो घर में पाया जाता है वो अलग पाया जाता है।
पिटबुल हो गया आपका, कितने तरीके के कुत्ते पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो अब तो भारत में लगभग 81,000 से अधिक प्राणी प्रजातियां हैं इसी तरीके। और पक्षियों की बात की जाए, देखो अगर आपने देखा हो जो बड़े शुतुरमुर्ग की तरह बहुत तरह, आप क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच और शुतुरमुर्ग के अंदर भी आज तक क्या कहते हैं अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग अगर किसी के पीछे पड़ जाए बट वो जान लेके ही छोड़ता है, याद रखना। बहुत बहुत खतरनाक पक्षी होता है वो, ठीक है। सब सबसे बड़े पक्षियों में आता है जिसको जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पक्षियों की संख्या कितनी है, लगभग 12,000 से अधिक। और मछलियों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है भारत के अंदर। मैं इनकी देखो प्रजातियाँ बात करूँ, प्रजातियाँ समझ रहे हो, इनकी वेराइटीज़ समझ पा रहे हो, कोई मछलियाँ छोटी आती है, कोई बड़ी बड़ी, है ना। आप देखो शार्क की देख लीजिए, एक टाइगर शार्क आती है, एक व्हेल शार्क होती है ना। और एक क्या कहते हैं लॉन्ग नोज वाली शार्क देखी होगी आपने, शार्क की भी कितनी प्रजाति आती है आप सोचिए, ठीक है। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ, भारत बहुत बड़ा है, भारत का लगभग भारत अगर आप जाओ तो ऊपर से नीचे 15,200, ठीक है, ऐसे कुछ है लगभग, है ना, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है भारत। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, ठीक है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया आपका, इनसे इनसे सीमा लगाता है, लगाता नहीं लगाता है, तो उसकी सीमा भी बहुत बड़ी है, ठीक है। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा तो और बड़ी है। समुद्र देखा, आप जाओ तो गुजरात से समुद्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आगे जाके वो कहाँ ख़त्म होता है पूरा का पूरा, पश्चिम बंगाल की तरफ, है ना। समझ पा रहे हो जो मैं बात करना चाहता हूँ। इसी तरीके भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में जो वन पाए जाते हैं, जो वन मतलब कि आपके जंगलों की मैं बात करने वाला हूँ, वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं यहाँ पे, 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो अपना पत्ते गिरा देते हैं, कटीले वन, पर्वतीय वन पर्वतों पे पाए जाते हैं, और मैंग्रोव वन मतलब कि जो डेल्टा के पास पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है, समुद्र के किनारे या जहाँ पे ऐश्वर्य डेल्टा का निर्माण होता है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देता हूँ, ठीक है। Natural vegetation. Natural vegetation refers to the plant community which has grown naturally, and it's also the its virgin vegetation. Example forest, woodlands, grassland. अब देखो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। देखो प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं, या नेचुरल वनस्पतिज क्या होती हैं, जो अपने आप ही क्या कहते हैं ग्रो करती है, जिनको क्या कहते हैं ग्रो करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लगा सकते हो लेकिन वो उनको जो धूप चाहिए और पानी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, तो वो अपने आप ही उग जाती हैं। जैसे कि आपका फॉरेस्ट, वहाँ से आपको जंगली मिलती है, जो सॉरी लकड़ियाँ मिलती हैं। ग्रास लैंड, घास के मैदान देखे होंगे आपने, बड़े बड़े जो होते हैं घास के मैदान, सवाना देख लीजिए आप, ठीक है, प्रेरी घास के मैदान देख लीजिए आप, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल लिविंग इन दी नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। आप समझते हैं वाइल्ड लाइफ समझ पाते हो, मतलब कि जंगली जीव, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल लिविंग इन दी नेचुरल इन्वायरमेंट, उनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। मतलब कि एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक पूरे पर्यावरण के अंदर कितने जंगली जानवर रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं की संख्या को बोलते हैं हम वाइल्ड लाइफ, ठीक है। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है, किसी भी एरिया में किसी भी समय पाए जाने वाली जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम फ्लोरा। उसी तरीके से फोना क्या होती है, द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, मतलब कि जानवरों की जो विभिन्न विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं किसी भी एरिया में, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम फोना। सुना होगा फ्लोरा एंड फोना। इकोसिस्टम के बारे में पता है जिसको बोलते हैं हम क्या हिंदी में, परितंत्र। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल इन द एरिया इन इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जो हमारे आसपास का तंत्र होता है। जैसे कि इकोसिस्टम क्या बनता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है, आपको पता हो, समझा देता हूँ। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम इसमें दो काम, किसी भी पर्यावरण मत, इकोसिस्टम को समझना है तो अब मैं बात करने वाला पर्यावरण की तरीके से। इकोसिस्टम पर्यावरण का एक छोटा सा रूप होता है, ठीक है।
यहाँ लीजिए, आपने क्या कर दिया, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपाउंड, और एक होता है इसमें ए बायोटिक कंपाउंड या एलिमेंट। बायोटिक में क्या होते हैं, इसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इसमें आता है तुम्हारा कंज्यूमर्स, और क्या कहते हैं, और थर्ड में आता है डीकम्पोजर। और ए बायोटिक में क्या हो गया, इसमें तुम्हारा आएगा सनलाइट, है ना, सनलाइट हो गया, रेन हो गया, माउंटेन्स हो गए आपके, ठीक है। और हवा हो गई आपकी, एयर हो गई आपकी, ठीक है। और आपका आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आती है किसमें, ए नदियाँ होगी, ए बायोटिक कंपाउंड। बायोटिक कंपाउंड और ए बायोटिक कंपाउंड बोल लीजिए, या बायोटिक कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं ना, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, या मैं बात करूँ डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब कि जो अपने खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। कंज्यूमर इनको खाते हैं, और डीकम्पोजर जब ये दोनों चीज़ें मर जाती हैं तो इनको सड़ाती है, गलाती है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। ए बायोटिक कंपाउंड में क्या होता है, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जैविक घटक, ए बायोटिक कंपाउंड को। और ए बायोटिक कंपाउंड को बोलते हैं हम अजैविक घटक, जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे, सॉरी पेड़ पौधे नहीं, आपका सनलाइट, ह्यूमिडिटी, है ना, एयर, इन सब की मैं बात करने वाला हूँ। इनमें जीवन नहीं, इनके कारण जीवन संभव होता है, दोनों बातों में अंतर है। अगर मैं एक बात बोलता हूँ कि आप में, कि इस चीज़ में जीवन नहीं है, लेकिन इसके कारण जीवन संभव हो सकता है, जैसे कि O2, O2 में जीवन नहीं है, O2 के कारण जीवन संभव हो सकता है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इकोसिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं आपके। एक होता है आपका बायोटिक कंपाउंड, और एक होता है ए बायोटिक कंपाउंड, ठीक है। कोई बात नहीं, जब अगली क्लासेस में आपको मैं उसको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो कोई समझने की ज़्यादा, इसको ज़्यादा आराम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम किससे मिलकर बनता है, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो बायोटिक कंपाउंड होते हैं और ए बायोटिक कंपाउंड होते हैं, उनके मिलने से क्या बनता है, आपका इकोसिस्टम। समझ आ गया। इसमें बायोटिक में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स आते हैं, जिसमें हिंदी में इसको बोले तो जैविक जैविक ठीक है, जैविक तत्व। इसमें आता है उत्पादक, उपभोक्ता, और वो आपके डीकम्पोजर्स, इसको बोलते हैं हम, डीकम्पोजर को क्या बोलेंगे, अ, अ, जो सड़े गड़े चीज़ों को खाते हैं और उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, ठीक है। ए बायोटिक में बोलते हैं अजैविक तत्व। इसमें आपकी सूर्य प्रकाश, सनलाइट हो गया आपका, पहाड़ हो गए, माउंटेन्स हो गए आपके, ठीक है, नदियाँ होगी, रिवर्स होगी, एयर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मतलब कि आर्द्रता हो गया, ये चीज़ें आती है। ये दोनों चीज़ें मिलकर ही किसी एरिया में जीवन की उत्पत्ति करते हैं, मतलब कि इकोसिस्टम का या निर्माण करते हैं, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, रिजर्व गार्डन्स फॉर द वाइल्ड एनिमल्स एंड दी बर्ड। देखो नोटिस करना होगा, जूलॉजिकल पार्क जिसको बोलते हैं हम चिड़ियाघर, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे जानवरों को छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, एक तरीके से क्या होता है, वाइल्ड लाइफ स्थानी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा होगा। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस लिए बोलते हैं, देखो कोई भी फॉरेस्ट था, तो नेचुरल फॉरेस्ट वेयर हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स आर प्रोहिबिटेड। मतलब कि कोई जंगल था, उस पर हमने क्या कहते हैं, उसको वाइल्ड लाइफ अगर सेंचुरी घोषित घोषित कर दिया, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर ना तो आप किसी भी तरह की हंटिंग कर सकते हो, ना जानवरों का शिकार कर सकते हो, पोचिंग भी नहीं कर सकते हो, मतलब वही हंटिंग है ना। और ना ही आप क्या कहते हैं, वहाँ पर क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, किन चीज़ों का, आप ना तो जानवरों का और पक्षियों का, ना तो शिकार कर सकते हो, किसी भी तरीके की शिकार गतिविधियाँ नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ पर जाना भी है तो पूछताछ करके जाना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको समझते ही ये क्या होता है, हिंदी में भी आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं जैव विविधता, ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एरिया में किसी समय
पाई जाने वाली प्राणी और पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। जैसे कि आप मतलब कि किसी भी एरिया में, किसी भी देश में या फिर किसी भी क्षेत्रफल में, किसी भी भूभाग में जो पेड़ पौधों की और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है ना, उन्हीं को जोड़ दिया जाए, उन्हीं को जोड़ दिया जाए तो उन्हीं के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। इसको दूसरा नाम क्या होता है? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इसको बोलते हैं जीव डायवर्सिटी, मतलब की विविधता। रेफर्स टू द डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आ रहे हो। इसके अंदर क्या क्या जो प्लांट किसी भी एरिया में, और वो आपस में जुड़े होते हैं। जुड़े क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, अगर किसी भी इंसान को, किसी भी प्रकृति का प्रत्येक भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो होती है, उसमें जो जितने भी जीव हैं, जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है खाना बनाना, किसी भी इकोसिस्टम का। ठीक है, जैसे कि आप नोटिस कर लीजिएगा, आप तो खाना पका सकते हो, बना तो नहीं सकते ना। बनाने का काम क्या होता है? आप फसल उगाते हो, या फिर जंगलों से खाना ले लेते हो गए, या मतलब कि पेड़ पौधे फल फूल तोड़ लिया आपने। ठीक है, उनसे आपने खाना ले लिया। ठीक है, तो उगा कौन खाना बना कौन रहे? उत्पादक, मतलब कि पेड़ पौधे। और खा कौन रहा है? हम, मतलब कि हम क्या है? उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, उस खाने को यूज़ करेंगे। और जब हम भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, तो डिकम्पोजर्स आएंगे आपके, है ना? अपघटक जिसको बोलते हैं आप। समझ में आ गया? रेफर्स टू डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर क्लोजली इंटरग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि आपस से संबंधित है और आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समझ में आ गया? एक बार हिंदी में इसको ख़त्म कर देता हूँ। हिंदी में शायद मेरे ख्याल से इसमें अभी दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आगे जाके देखते हैं। हम्म। हम्म। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट। इंडिया रिच इन फ्लोरा, मतलब कि भारत के अंदर बहुत तरह की पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लगभग 47,000 की, मतलब कि पेड़ पौधों की प्रजाति पाई जाती है। और 15,000 लगभग फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, भारत के अंदर। इंडिया इज ऑल्सो रिच इन फोना। भारत में वनस्पतियाँ भी पाई जाती है, जंतु भी पाए जाते हैं, जीव भी बहुत सारे पाए जाते हैं। लगभग 81,000 जानवरों की प्रजाति पाई जाती है भारत के अंदर। द कंट्री हैज़ मोर देन 12,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड, मतलब पक्षियों की 12,000 प्रजातियाँ पाई जाती है। अलग अलग तरीके के 12,000 पक्षी पाए जाते हैं। और 250, सॉरी, 2,500 आपके क्या कहते हैं, मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, और 2,500 लगभग आपके कीड़े मकोड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती है। देखो, नोटिस करा, कोई मकड़ी छोटी, कोई मकड़ी बड़ी, है ना? आप क्या कहते हैं, देख लीजिएगा, है ना? आप समझते हैं, देर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में जो जंगल होते हैं उनके 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जहाँ पर कभी भी क्या कहते हैं, पेड़ पौधे वहाँ पे जब भी आप उनको देखोगे, सालों भर साल आपको हरे दिखेंगे। ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, जिसको बोलते हैं हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जिस जो क्या कहते हैं, सर्दियों में या गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, या वेपोरेशन। ठीक है। ठीक है। थॉर्नी हो गया, मतलब कटेली झाड़ियाँ। माउंटेन, मतलब कि जो क्या कहते हैं, पर्वतों पे पाए जाते हैं पेड़ पौधे, वो अलग तरीके से होते हैं उनकी। देख, नोटिस कीजिए, उस तरीके से होते हैं, है ना? जो बर्फ़ हो, क्या कहते हैं, उस पर टिके ना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हम्म। चीड़ की लकड़ी देख लीजिएगा आप। और होता है पांचवा है आपका मैंग्रोव वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एस्चुरी या फिर डेल्टा, जहाँ पर मिलते हैं
समुद्र के किनारे या नदियाँ जहाँ पर ख़त्म होती है समुद्र में मिलती है, वहाँ पर ये बहुत सारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। या फिर क्या कहते हैं आपके छिछले पानी में जहाँ पे पानी रुक जाता है, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें ये पेड़ पौधे बहुत पाए जाते हैं, मैंग्रोव। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव प्रजातियों में से एक, परियोजनाओं में से एक, जिसकी शुरुआत 1973, वैसे 72 73 बोली जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर, देखो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में क्या कहते हैं तेजी से जो क्या कहते हैं जब टाइगर खत्म हो रहे थे उनको संरक्षण देना। तो भारत में 1973 में कौन सी परियोजना शुरू की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके तहत क्या किया गया, वहाँ पे जहाँ पर ये भारत के अंदर जो टाइगर पाए जाते हैं उन एरियो में शिकार की गतिविधियाँ, जो शिकार होते थे उनको पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया, वहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया, कंप्लीटली प्रोहिबिशन ऑफ दी हंटिंग एक्टिविटी ऑफ टाइगर्स। ठीक है, आफ्टर दी 1973, मतलब 1973 के बाद। ठीक है, ये चीज़ें कर दी गई। दूसरा, वहाँ पर क्या कहते हैं उन टाइगरों की जनसंख्या पर निगरानी रखी गई, उनके लिए अच्छे क्या कहते हैं जंगलों को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। ठीक है, स्थानीय लोगों से मदद ली गई जो वहाँ पे रहा करते थे, क्योंकि स्थानीय लोग जो होते हैं ना वो इन जानवरों को ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से वहाँ रहते हैं। तो उनका अगर देखो किसी भी एरिया को अगर आपको बचाना है ना, किसी भी व्यक्ति को बचाना है, तो उसके दोस्तों से या फिर उसके आसपास जितने भी लोग हैं जो उससे जुड़े हो उनसे आप बात कीजिए, तो आप उन चीज़ों का संरक्षण कर सकते हो, बचा सकते हो, क्योंकि उनको उस इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा, है ना। फिर आपका 1972 में अधिनियम आया था आपका क्या कहते हैं भारतीय वन्यजीव संरक्षण संरक्षण अधिनियम, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जिसको बोला जाता है। बाद में इसमें क्या कहते हैं दो बार संशोधन भी किया गया, 1980 86 और 1991 में, और एक नया प्रावधान शामिल किया गया। अब इसमें एक और संशोधन किया गया 2019 में, 2019 में भी इसमें क्या कहते हैं संशोधन किया गया। वनों और वन्यजीव का विनाश मात्र जीवन विज्ञान का विषय ही नहीं है। जीवन विज्ञान मतलब कि तेजी से वनों का विकास, वनों का विनाश, वन्य जीव जो क्या कहते हैं पेड़ पौधे हैं या फिर जानवर है, इनकी बहुत सी प्रजातियां खत्म होती जा रही है। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि पहले क्या था, जैसे कि भारत के अंदर जो हिम डॉल्फिन थी आपकी, जो गंगा डॉल्फिन है, इसको पहले बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही थी, ये टाइगर बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे। तो 1973 में डॉल्फिन प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, 73 में नहीं, या मुझे डेट याद नहीं आ रही है, डॉल्फिन बचाओ कार्यक्रम भी शायद शुरू किया गया था 1973 में। आपका क्या कहते हैं उसी तरीके से टाइगर बचाओ प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिसमें टाइगरों को बचाने के प्रयास किए गए थे। और 1991 में एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, हाथी को बचाने के लिए क्या कहते हैं एक परियोजना शुरू की गई थी आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी और कुछ नहीं था। भारत में बड़े प्रजातियों में से लगभग स्तनधारियों की 79 प्रजातियाँ, कितनी प्रजातियाँ हैं, स्तनधारियाँ, मतलब कि बड़े स्तनधारी मतलब जो जीव अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। पक्षियों की 44 जातियाँ, सरीसृपों की 15 जातियों और स्थलचरों की 3 प्रजातियाँ लुप्त होने की खतरे से झेल रही है। मतलब कि अगर पेड़ पौधों को आपने बचाया नहीं, या उनको क्या कहते हैं जीव जंतु को बचाया नहीं, तो ये खतरा जो है ये सामने आ सकता है। क्यों? क्योंकि भारत जो इंसान है क्या करता है ना, प्रकृति से जितना लेना चाहिए ना उसको उससे ज़्यादा ही ले रहा है। जैसे कि पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करता है भारत, है ना, पर क्या कहते हैं सॉरी इंसान क्या कहते हैं पोल्यूशन फैला रहा है, जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, है ना, मृदा प्रदूषण। इससे क्या हो रहा है, जो आसपास का पर्यावरण है वो खराब हो रहा है, और पर्यावरण से संबंधित जो जीव है जो पर्यावरण पर आश्रित है उनको प्रभाव हो रहा है। जैसे कि आप पानी है, आप जो पानी पीते हैं और आपके ये गाँव के अंदर एक ही पानी का स्रोत है, वो है नदी, आपके गाँव से जा रही है। अगर हम उसी नदी को गंदा कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी मरना शुरू हो जाओगे, आपकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पर्यावरण में हमने इतनी छेड़छाड़ करी, पर्यावरण से इतना जितना लेना चाहिए उतना नहीं लिया, उसके कारण क्या हो रहा है, लगभग स्तनधारियों की 79 प्रजातियाँ, पक्षियों की 44 प्रजातियाँ, सरीसृपों की मतलब कि समझ पा रेप्टाइल जिसको बोलते हैं 15 प्रजातियाँ, और स्थल जल
जलचरों की लगभग आपकी एम्फीबियन जिसको बोलते हैं, 3 प्रजातियाँ लुप्त होने के खिलाफ है। लुप्त समझ रहे हो, बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली है प्रजाति, अगर इसको बचाया नहीं गया। पर्यावरण में अभी भी जो इंसान सुधरा नहीं उसमें छेड़छाड़ करने से ये सब लुप्त हो जाएंगे। लगभग 1500 पादप प्रजातियाँ लुप्त होने के खतरे में, मतलब कि पेड़ पौधों की लगभग 1500 पादप जातियाँ वो भी लुप्त होने के कगार पे। ठीक है। ह्यूमन बींग्स कट द फॉरेस्ट एंड किल द एनिमल्स क्रिएटिंग इकोलॉजिकल बैलेंस है। अब ये चीज़ें हो क्यों रही है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्यों हो रही है। मानव जो है क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को काट देता है, ठीक है, और वहाँ के जो जानवर उनको मार देता है, जिसके कारण क्या आता है वहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल इनबैलेंस आता है, मतलब कि पर्यावरण असंतुलन आता है। जैसे कि नोटिस कीजिए, फूड चेन पड़ी होती है आपने। फूड चेन क्या होती है, किसी भी परितंत्र में जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसका प्रभाव होता है। वो कहाँ से होता है, उत्पादक या बोलिए प्रोड्यूसर से कहाँ पे, डीकम्पोजर के बीच में तक होता है ना। जिसमें आपको कंज्यूमर्स भी आते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया और कौन खाएगा, कंज्यूमर उसको खाना खाएंगे, ठीक है। फिर कंज्यूमर, इसमें कंज्यूमर 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट फर्स्ट कंज्यूमर्स, सेकंड कंज्यूमर्स एंड थर्ड कंज्यूमर्स, है ना। तो अगर इन ये श्रृंखला सी बनी, फिर आगे जाके कौन, जब ये दोनों मर जाएंगे कौन खाएगा इनको, डिकम्पोजिशंस, ठीक है। एक तरीके की देखो चेन बनी हुई है, अगर इस चेन में से एक भी, एक भाग भी प्रभावित हो जाए तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा और इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर मान के चलो कंज्यूमर से नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर्स तो खाना बनाते रहेंगे और डिकम्पोजर्स ढंग से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब ये आपस में तीनों जुड़े हुए हैं, अगर एक पर भी प्रभाव आता है तो दूसरा प्रभावित होना तय है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था आपका भारत के अंदर, 1973 के अंदर, 1973 के अंदर, ठीक है, ठीक है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है आपका, वाज इम्प्लीमेंटेड 1972, है ना। उसके बाद उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया, ठीक है, 1980 में, 1986 में और 1991 में। इसमें क्या कहते हैं और कठोर प्रावधान जोड़े गए, और अब सबसे नया प्रावधान जोड़ा गया 2019 में, ठीक है। कम्युनिटी हैड प्लेड एंड कैन प्ले अ वाइटर रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत के अंदर आपको अगर क्या कहते हैं जंगलों को बचाना है, वन्य जीवों को बचाना है, जंगली जानवरों को बचाना है, तो आप क्या कहते हैं जो वहाँ पर एरिए में लोग रह रहे हैं उनकी मदद लेना बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। और उनकी सहायता से आप नहीं कर सकते, जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय लोग जो वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो जैसे कि मान के चलिए हिम तेंदुओं जो होते हैं वो हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाकों में, या फिर आप मान के चलिए इन एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप इनको बचाना है ना तो इनके बारे में अच्छी तरीके से वहाँ पे रह रहे जो स्थानीय लोग हैं, जो गढ़वाली लोग हो गए चाहे जो कुमाऊँ लोग हो गए, उनको अच्छी तरीके से पता होता है, वो अच्छा बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही लगे रहिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।